कल्पना कीजिए कि कल जो जनादेश आए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मूल रूप से अगर उसके विपरीत जनादेश आया होता, यानी इन तीन राज्यों में जो परिणाम आए उसके विपरीत परिणाम आए होते, तो देश की राजनीति आज किस तरह की होती, किस तरह की हलचल हो रही होती, किस तरह की शैली राजनीति में दिख रही होती, आरोप प्रत्यारोप की। बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। और अगर हम इसको देश के सबसे बड़े सूबे में ले आए इस परिस्थिति को कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होता, तो सोचिए अगर इन तीन राज्यों में कांग्रेस जीत गई होती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हाशिए पर लाके खड़ा कर देती, गठबंधन के भीतर। चुनाव की बात नहीं कर रहा, गठबंधन के भीतर। अखिलेश यादव को कांग्रेस की शर्तों पर बात करनी पड़ती कांग्रेस से फिर, और यही स्थिति बसपा के लिए भी हो जाती कि भाई अगर बसपा की तरफ भी जाने की कोई स्थिति बने तो बसपा को भी कांग्रेस की शर्तों पर ही कांग्रेस के साथ जुड़ना होता। यानी कांग्रेस के वर्चस्व का एक आभा मंडल आपको दिखाई देता। फिर अब वो आभा मंडल ध्वस्तीभूत हो गया। अब स्थिति इसकी उलट हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। अब अपनी शर्त रखने की स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं रही। पहले भी उत्तर प्रदेश में बाकी अन्य राज्यों की तुलना में कांग्रेस ज्यादा कमजोर थी, और अब तो बिल्कुल वो परिस्थिति ही नहीं रही कि जिसमें कांग्रेस अपनी कोई बात भी कह पाए। बुधवार को गठबंधन की बैठक है, इंडिया गठबंधन की, दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। उस बैठक में आपको पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। क्षेत्रीय दलों के छत्रप कांग्रेस को अब अर्दब में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कोशिशें नहीं, अर्दब में ले भी लेंगे। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी के मोराल के सामने कांग्रेस कहां खड़ी होगी? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने कांग्रेस कहां खड़ी हो पाएगी? अब इस मनोबल के साथ अखिलेश यादव के साथ कहां खड़ी हो पाएगी? शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ कहां खड़ी हो पाएगी? एक समस्या आ गई। और ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ कर नहीं पाए। जैसा उम्मीद की जा रही थी कि नहीं, अखिलेश जी ने जो 5-6 दर्जन उम्मीदवार उतार दिए हैं मध्य प्रदेश में, ये क्रांति हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी कह भी रही थी कि अब हमारा दूसरा राज्य है, सबसे ज्यादा फोकस वाला मध्य प्रदेश है, और यहीं अब दफ्तर भी खोलेंगे और यहीं साइकिल खड़ी करेंगे। वो सब चीजें भी हवा हवाई हो गई। बीच में खबरें आई थी कि खजुराहो में दफ्तर खोलेंगे, भोपाल में खोलेंगे, दतिया में खोलेंगे, लेकिन अब दफ्तर कहीं खोलिए, कुछ जनता ने दफ्तर बंद कर दिया, सपा का भी। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। वो समय चला गया कि जब मुलायम सिंह जी के समय में कभी 7 एमएलए भी चुन के आ गए थे। आज स्थिति रही कि इस चुनाव में अखिलेश यादव जी के तूफानी प्रचार का मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ा, खासतौर पर बुंदेलखंड रीजन में, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा सघन प्रचार किया और अपनी और अपनी पार्टी की समूची ऊर्जा वहां लगाई। बहन जी की स्थिति भी मध्य प्रदेश में वैसी ही है। वो भी कोई क्रांति नहीं कर पाई मायावती जी। कुछ स्थानों पर उनके उम्मीदवारों ने जीत हार के समीकरण पलट दिया। जैसे एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र की चर्चा कर लेता हूं, दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जीत कर आए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। यहां बसपा का उम्मीदवार नंबर 2 पर रहा,
यानी बसपा और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ते तो धमनी में तोमर को घेर लेते। ऐसे ही और कई स्थान है। लेकिन आप कहिए कि कोई क्रांति कर दी बहन जी ने भी तो नहीं, न यहां न राजस्थान में क्रांति कहीं नहीं हुई। लेकिन हां, समाजवादी पार्टी के साथ आप ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो विपक्षी खेमे में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दल है। इसलिए यहां गठबंधन के भीतर और बाहर विपक्षी शिविर में निर्णायक भूमिका में सपा ही रहेगी। और आज ही समाजवादी पार्टी के को लेके एक और भी खबर आई है। देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें सबसे ज्यादा रईस क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी ही है। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि रीजनल पार्टीज में सबसे ज्यादा मालदार साइकिल वाले हैं। अब भी अच्छी खबर है, कैसी खबर है आप तक करिए, लेकिन खबर है महत्वपूर्ण। सपा का इतना जलवा तो कायम है कि मालदार है, इतने वर्षों से सरकार से बाहर है, फिर भी माल है। और एक चीज और इसमें देखनी होगी, कल जो जनादेश आए उनकी व्याख्या और समीक्षा जब हम करें, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पटल पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रचारक के तौर पर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ, इलेक्शन कैंपेनर। इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, योगी आदित्यनाथ ने 57 रैलियां और रोड शो की 57 जगहों पर, और इसमें 40 से ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती। यानी योगी का स्ट्राइक रेट भारी भरकम रहा है। ये स्ट्राइक रेट ही योगी की ताकत है। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने परिणाम दिए ही। लगभग 4 दशकों का वो जो एक अवरोध था उसको लांग दिया, उसको उसका अतिक्रमण कर गई भाजपा। कहा जाता था कि भाई 35, 36, 38 साल हो गए, कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई नहीं निरंतरता में। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में 2022 में भाजपा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। और अब जहां भी चुनाव होता है, जिस भी राज्य में, योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है, मांग होती है, उम्मीदवार चाहते हैं उस राज्य के कि हमारे इलाके में योगी की सभा हो, रोड शो हो, रैली हो। और योगी जहां जाते हैं वहां परिणाम भी देते हैं। इस नाते मैंने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट भाजपा में कुछ सर्वाधिक स्ट्राइक रेट देने वाले नेताओं की पंक्ति में है। यह भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बड़ी बात है। मोदी जी के बाद की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें योगी आदित्यनाथ औरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं हर चुनाव में। वो चुनाव त्रिपुरा में हो या राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो या कहीं और हो। तो एक देशव्यापी अपील, एक देशव्यापी स्वीकार्यता, ये भी भाजपा के लिए एक बड़ा एसेट है। इसी को कहते हैं कि नेतृत्व विकसित करना। योगी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हो रहे हैं, लगातार विकसित हो रहे हैं। और इन 3 चुनावों ने भी बता दिया कि 57 जगह गए और 40 जगह पार्टी के माथे पर तिलक लगा। नेता को महत्वपूर्ण उसकी क्षमता बनाती है, जोड़ तोड़ नहीं। लोकतंत्र में अंततः सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप चुनाव जिता सकते हैं कि नहीं। राहुल गांधी
प्रियंका गांधी कांग्रेस, उसने इसी ताकत को तो खो दिया, चुनाव जिताने वाली क्षमता। बसपा, सपा, बहुत सारी पार्टियां, उन्होंने चुनाव जिताने की क्षमता खो दी तो निष्प्रभावी हो गए चेहरे, निस्तेज हो गई पार्टियां। योगी और मोदी इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं भारत की राजनीति में, चूंकि ये जिताने की क्षमता लगातार उसका प्रदर्शन करते हैं और लगातार उस इम्तिहान में खरे उतरते हैं। तो अब बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक है, उस पर निगाह रहेगी कि समाजवादी पार्टी उसमें कैसे रिएक्ट करती है और कांग्रेस और सपा के रिश्ते आने वाले दिनों में कैसे दिखाई देते हैं। धन्यवाद।